कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था राज्य विधानमंडल की जो विधायी शक्ति है, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया कि किस प्रकार से राज्य विधानमंडल को विधेयक पारित करने का अधिकार मिला हुआ संविधान के द्वारा, व्यापक अधिकार मिला हुआ राज्य विधानमंडल को। शासन सत्ता चलाने की पूरी जिम्मेदारी राज्यों में राज्य विधानमंडल को। इन सब चीजों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। आज ही क्लास में हम लोग देखते हैं उससे आगे जो राज्य विधानमंडल को अन्य शक्तियां प्राप्त हैं, राज्य विधानमंडल को जो अन्य शक्तियां प्राप्त हैं वो क्या क्या है। राज्य विधानमंडल लगभग सभी पेपरों के सिलेबस में शामिल है। अगर स्पष्ट तरीके से राज्य विधानमंडल उल्लिखित नहीं है तो आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें विधानसभा से संबंधित चीजें जो सिलेबस में शामिल है, तो यहां से काफी पेपर में प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। और अमूमन जो पीछे पेपर हुए हैं उसमें देखे भी गए हैं काफी पेपर में जो प्रश्न है सिलेबस में शामिल है, तो पेपर में प्रश्न भी बनने की पूरी भी संभावना है। तो आज की क्लास में हम लोग राज्य विधानमंडल की जो अन्य शक्तियां हैं उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो राज्य विधानमंडल की अन्य शक्तियों में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे जो संविधान संशोधन के जो शक्ति प्राप्त है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले। अब आप समझ रहे होंगे कि संविधान संशोधन का अधिकार तो केवल संसद को है, संविधान में संशोधन करने की पावर किसे है, संसद को है। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद वर्णित हैं कि केवल के संसद चाह के भी उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। हमने आपको बार बार एक चीज बताया कि हमारे यहाँ जो संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उसमें किसी को भी तानाशाह बनने की छूट नहीं थी। सभी के ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगाया गया कि आप ठीक है, सबसे पावरफुल है देश के सर्वोच्च संस्था कौन है, संसद है। कानून निर्माण की प्रक्रिया कहां से होती है, देश का शासन सत्ता कहां से चलती है, तो संसद से चलती है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने का भी पावर आप ही को है, लेकिन आप तानाशाह नहीं बन सकते। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन वाले में अगर अनुच्छेद 368 में संशोधन करना है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें है संसद करना तो भाई संसद को है, लेकिन तानाशाह कैसे नहीं बनने दिया गया हम उसको देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संशोधन के प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, तो संसद द्वारा जो प्रक्रिया है उसको सुचारू ढंग से कैसे चलाया जाएगा, संसद अपने विशेष बहुमत से। यहां ध्यान दीजिएगा, केवल बहुमत की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है संसद अपने विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव को, संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव को, प्रस्ताव पारित कर दिया, किस बहुमत से, विशेष बहुमत से। अब ये मान्य नहीं है, अभी मान्य कब होगा, संसद जो अपना विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर रहा है उसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से स्वीकार्य होना अनिवार्य है। कम से कम आधे राज्य भारत जो राज्यों का संघ है उसमें से कम आधे राज्यों का विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल है, उससे स्वीकार होना अनिवार्य है। यदि स्वीकार नहीं किया तो यह संशोधन नहीं मान्य होगा। आप देखते नहीं है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो क्यों परेशान रहती हैं कि राज्यों में भी हमारी सरकार हो। भाई अगर केंद्र में सत्ता में है तो उन्हें क्या जरूरत है, पूरे भारत के मालिक बन के बैठे हुए शासन सत्ता चला रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या लगता है कि अगर राज्यों में हमारी सरकार नहीं होगी और किसी कारणवश यदि अनुच्छेद 368 में हमें संशोधन करना है, अनुच्छेद 368 में हमें संशोधन करना है तो संशोधन हम कर ही नहीं पाएंगे। कर क्यों नहीं पाएंगे, बेशक हमारा संसद में सत्ता है, हमारी वहां बहुमत है, ठीक है, लेकिन अगर राज्यों में हमारी बहुमत, हमारी सरकार नहीं है तो हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए संसद अपने विशेष बहुमत से जो प्रस्ताव पारित करती है उसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से स्वीकार होना अनिवार्य है, तभी वो संशोधन मान्य होगा। उसके बाद हम लोगों ने
देखा कि भाई संविधान संशोधन में भी राज्यों के दखलंदाजी है। इस राज्य विधानमंडल को और शक्तियां प्राप्त है। राज्य विधानमंडल को, जैसे राज्य विधानमंडल को कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल की जो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद पर इसे नियंत्रण का अधिकार है। राज्य विधानमंडल जो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण का अधिकार कैसे प्राप्त है? तो जो हम लोगों ने संघ वाली क्लास में देखा था, हमने आपको बताया था कि संसद कि जो मंत्रिपरिषद है, संघ की जो मंत्रिपरिषद है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर आप पिछली क्लास को देख लिए हैं, एक बार अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, तो इस क्लास को समझने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब पिछली क्लास की पुनरावृत्ति यहां पर देखने को मिल रही है, तो समझने में जाहिर सी बात कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप किसी कारण बस उस क्लास से छूट गए थे, तो आप उस क्लास को दोबारा देख लीजिए। दोबारा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप हमारे YouTube चैनल पे आइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल का क्या नाम है, एजुकेशन 101। एजुकेशन 101 पर जाइए और संसद से संबंधित जो विभिन्न क्लास चले थे उसकी वीडियो वहां पर उपलब्ध है। आप एक एक वीडियो को देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और हमें आसानीपूर्ण विश्वास भी है कि यदि आप वहां पर क्लास को देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो पेपर में कहीं से भी प्रश्न आए आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यदि आप YouTube चैनल पर हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, साथ में दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। तो अब अगला चीज हम देखते हैं कि जो राज्य विधानमंडल है उसे कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति कैसे प्राप्त है। तो हमने वहां पर बताया ना कि संसद के जो संघ की मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो वहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जनता का सीधा प्रतिनिधित्व कहाँ है? विधानसभा में है। या अगर संघ की बात करें तो लोकसभा में है। तो ये मंत्रिपरिषद जो है सीधे सीधे किसके प्रति उत्तरदायी होगी? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर काबिज रह सकती, तभी तक अपने सत्ता बना के रखती है, जब तक मंत्रिपरिषद शासन सत्ता तभी तक चला के रखती है जब तक उसे विधानसभा में या विधानसभा का बहुमत प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद तभी तक अपना कार्य कर सकती है, तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, विधानसभा का बहुमत प्राप्त है, राज्य विधानमंडल में बहुमत प्राप्त है। यदि विधानसभा ने इस मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, विधानसभा का बहुमत प्राप्त है, मंत्रिपरिषद कार्य कर रही है, लेकिन विधानसभा ने यदि इस मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, विधानसभा क्या कर रही है कि इस मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे रही है, तो इस मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब इसको हम भी समझ सकते हैं कि विधानसभा, भाई विधानसभा में जितने सदस्य हैं, अब विपक्ष वाले तो लाएंगे ही, मंत्रिपरिषद जो है सत्ता पक्ष वाले तो लाएंगे नहीं इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन विधानसभा के सदस्य तो लाते हैं। तो इसलिए इस राज्य की कार्यपालिका पर अर्थात मंत्रिपरिषद पर विधानसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। विधानसभा के सदस्य चाहे तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, या विधानसभा इस मंत्रिपरिषद पर या राज्य की जो विधानमंडल है इस मंत्रिपरिषद पर और भी तरीके से नियंत्रण रखती है। कैसे नियंत्रण रखती है कि मंत्रिपरिषद शासन चलाती है, तो शासन सत्ता चलाने वाले से विधानसभा के सदस्य प्रश्न पूछते हैं, शासन सत्ता से संबंधित किस तरीके से शासन चल रहा है, या यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए था, हॉस्पिटल हुआ कि नहीं, कब तक हो जाएगा, तो संबंधित विभाग से आप प्रश्न पूछ सकते हैं सदन में, या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछिए और पूरक प्रश्न भी पूछते हैं। इस प्रकार से इस राज्य विधानमंडल का पूर्ण नियंत्रण कार्यपालिका पर होता है। ये पिछली क्लास में हमने आपको इसका विस्तृत उल्लेख किया था कि प्रश्न किसे कहते हैं, पूरक प्रश्न किसे कहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर देख लीजिएगा। हम यहाँ पर बस केवल इतना ही कर सकते हैं कि प्रश्न हम उसे कहते हैं जैसे आप किसी से कोई प्रश्न पूछ लीजिए। आपने पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि लखनऊ है।
अब आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, जैसे किसी अन्य प्रांत के आपको समझ में नहीं आया कि लखनऊ है कहाँ, तो ये जो उसमें से स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से समझना चाह रहे हैं, तो पूरक प्रश्न है, उसी से संबंधित प्रश्न आप पूछ रहे हैं, तो ये पूरक प्रश्न है। प्रश्न आप सीधा सीधा पूछ रहे हैं, भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। अब आपको उसमें से कोई और चीज समझ में नहीं, नई दिल्ली है तो ये कहाँ पर स्थित है, संसद भवन कहाँ स्थित है, तो आप उससे संबंधित पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो पूरक प्रश्न है। तो यहां पर भी क्या है कि राज्य की जो विधानमंडल है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण इस तरीके से भी रखती है कि संबंधित शासन सत्ता से मंत्रिपरिषद से वह प्रश्न पूछती है और उसके बाद उससे पूरक प्रश्न भी पूछती है। अब हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल को धन विधेयक, वित्त विधेयक पर क्या अधिकार प्राप्त है। शासन सत्ता चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों ने संघ वाले में देखा था कि धन विधेयक किसमें उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है, 110 में उल्लिखित था। और इस धन विधेयक को लाने की जो प्रक्रिया थी उसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 109 में था। तो उसी की पुनरावृत्ति राज्यों में भी कर दी गई। राज्यों में जो धन विधेयक या वित्त विधेयक, आपको याद होगा कि धन विधेयक किसे कहते हैं, धन विधेयक किसे कहते हैं या वित्त विधेयक किसे कहते हैं। सबसे पहले तो स्पष्ट ये समझिए कि धन विधेयक किसे कहते हैं और वित्त विधेयक किसे कहते हैं। पिछली क्लास में हमने इसको बताया था। सीधे सीधे केवल थोड़ी भाषा में आप समझिए, संक्षेप में समझ लीजिए कि धन विधेयक किसे कहते हैं। धन के आने की प्रक्रिया को, कहां से धन आ रहा है, किस प्रकार से टैक्स आ रहे हैं, कैसे आ रहा है, किस मद से कितना धन आ रहा है, तो ये जो धन के आने की प्रक्रिया है इसे कहते हैं धन विधेयक। लेकिन उस धन से जो खर्च हो रहा है, विकासात्मक कार्यों में जो खर्च हो रहा है, उसे हम कहते हैं वित्त विधेयक। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि आपके पास जो अर्निंग के स्रोत हैं, आने के जो पैसे के स्रोत हैं, वो है धन विधेयक। लेकिन आपकी ही जेब से जाने का जो स्रोत है खर्चा करने का, कि आप गए किसी होटल या रेस्टोरेंट में या किसी दोस्त को आपने पैसा दे दिया कि आप ये कार्य करिए, तो वो जो पैसा जा रहा है वो वित्त विधेयक है। समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है, हम यहां देखते हैं राज्य विधानमंडल में जो है क्या है, राज्य विधानमंडल, इसमें जो है धन विधेयक के लिए क्या प्राविधान है, धन विधेयक के लिए क्या प्रावधान है, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 198 में, 198। इसमें क्या कहा गया कि राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को प्रस्तुत करने की एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 198 में क्या है, राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को प्रस्तुत करने की, धन विधेयक को प्रस्तुत करने की एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। क्या विशेष प्रक्रिया है, हम उसको समझते हैं। राज्य विधानमंडल को धन विधेयक प्रस्तुत करने की एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। यहां पर हम लोगों ने देखा था धन विधेयक क्या है, अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है। उसको लाने की जो प्रक्रिया है कि किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, उसका उल्लेख कहां था, अनुच्छेद 109 में। तो उसकी पुनरावृत्ति राज्यों में कर दी गई। अनुच्छेद 198 में क्या कहा गया, राज्य विधानमंडल जो है धन विधेयक किस प्रकार से प्रस्तुत करेगा उसके लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। प्रक्रिया क्या है, राज्य विधानमंडल में जो है धन विधेयक हो या वित्त विधेयक, यह विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। संघ वाले में कहा था कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जनता का सीधा प्रतिनिधित्व। अब जनता ही मालिक है, तो ये धन से संबंधित जो मामले प्रस्तुत किए जाएंगे वह कहां प्रस्तुत किए जाएंगे, तो विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया देखिए कह रहा है क्या कि जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, प्रक्रिया ही तो बता रहा है कि धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक या वित्त विधेयक पर विधानसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है, या धन विधेयक वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है।
राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य क्यों है? क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। अब राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, शासन सत्ता चलाने वाले ने राज्यपाल महोदय से कहा कि भाई एक काम करिए, हमें कुछ पैसे दीजिए। शासन सत्ता तभी चलेगी जब कुछ धन होगा हमारे पास, व्यवस्था हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास आमदनी होगी। तो राज्यपाल ने क्या कहा कि जब वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो, आप अपनी भाषा में समझिएगा, अभी हम इसको बताते हैं कि राज्यपाल ने जब संवैधानिक प्रमुख है तो राज्यपाल ने क्या कहा। जैसे आप अपने अभिभावक से कहें कि भाई हमको इतना धन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं। तो अभिभावक ने क्या कहा कि भाई आप यहाँ से इतना पैसा ले लीजिए, या इसका जो है यहाँ आप ले जाइए, उसको खर्चा करके आप आय व्यय का विवरण बताइए, कितना आया और कितना पैसा गया। अभिभावक ने कहा भाई सब कुछ आप ही कर रहे हैं। आपने अभिभावक से पूछा कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए इस काम के लिए, तो अभिभावक ने कहा भाई ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप देखिए पैसा वहां से ले लीजिए या वहां खर्चा कर दीजिए, लेकिन इसका जो लेखा जोखा है कि आपने कितनी आमदनी किया, कितना खर्चा किया, उसका जो विवरण है वो सभी को मालूम होना चाहिए, पूरे परिवार को मालूम होना चाहिए, तभी तो व्यवस्था चलेगी ठीक ठाक। तो राज्यपाल ने भी क्या कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल वित्त मंत्री को निर्देशित करता है कि वार्षिक आय व्यय के विवरण का, राज्यपाल वित्त मंत्री को निर्देशित करता है। कब करता है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में। कहता क्या है कि आप वार्षिक आय, कितना आमदनी है, कितना व्यय हो रहा है, इसका विवरण सदन में रखिए। राज्यपाल वित्त मंत्री को निर्देशित कर दिया। कब निर्देशित किया? कि जब वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल वित्त मंत्री को निर्देशित करता है कि जो एक वर्ष के आय व्यय का विवरण है आप सदन में रखिए, कि हमारी इतनी आमदनी है, हम इस मद में इतना खर्चा कर रहे हैं। इस वार्षिक आय व्यय का विवरण है, ये राज्यपाल के निर्देश पर सदन में रखा जाता है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। वित्तीय विवरण, इसको हम लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा? बजट। सीधे सीधे हम लोगों ने कह दिया बजट, लेकिन हमने पिछली क्लास में बताया था कि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? संविधान में लिखित है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द को तो हम लोगों ने इजाद कर लिया, देखते नहीं, हम अपनी सुविधा के लिए काफी शब्दों का इजाद कर लिया, उसको नया रूप दे दिया। बजट शब्द था ये फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द के बुल्गा से बना हुआ है। बजट जो है ये फ्रेंच भाषा के लातिन के बुल्गा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। आपको याद होगा कि परंपरा हमारे यहाँ थी कि कोई भी वित्त मंत्री जब सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण रखने के लिए आता था तो एक चमड़े का थैला लेके आता था, और उस चमड़े के थैले में ही सारे कागजात लेके आता था, और वह सदन के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण रखता था कि कितनी आय हुई, इस मद से इतना पैसा आ गया, और इस मद से आया हुआ पैसा इस मद में खर्च हुआ, यहाँ पर खर्चा हुआ। तो इसका एक विवरण जो रखता था। बजट है क्या? बजट हमने आपको क्या बताया था? बजट है क्या? बजट केवल भाषणों का एक पुलिंदा है। हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि वित्त मंत्री जी खड़े हो गए और वो बोलना शुरू कर दिया कि इतना आम आय हो रही है और ये पैसा जो आ रहा है हम इस जगह खर्चा करेंगे। वो तो भाषण दे के चले गए। उसके बाद पुनः इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। पैसा आया तो वो विभाग वाला कहेगा भाई आया तो गया, आपने हमको घोषणा किया था, अब इतना पैसा दीजिए, अब इतना पैसा देंगे तो हम ये काम करेंगे। तो ये बजट केवल भाषणों का एक पुलिंदा है। और वो जो चमड़े के थैले की परंपरा थी, इसे हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने तोड़ा। निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया? वो सारे कागजात जो चमड़े के थैले में आते थे, उन्होंने क्या किया कि एक लाल कपड़े में लपेट के संसद भवन पहुंची, और उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया कि भाई ये चमड़े का थैला वाला मामला हटाइए, अब हम लोग इस कपड़े में लेके ही बजट को प्रस्तुत करेंगे, बजट इसी में रखा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो चमड़े के थैले की जो तोड़ने की प्रक्रिया है, अभी पीछे पेपर में प्रश्न पूछा था कि ये जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही थी बजट प्रस्तुत करने का, जो चमड़े का थैला था, इस परंपरा को किसने तोड़ा? तो आप याद रखिएगा कि हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने तोड़ा।
तो इस प्रकार से जो वार्षिक वित्तीय विवरण का मामला बना, ये सदन में रखने के लिए राज्यपाल ने निर्देशित कर दिया। ये रखा जाएगा केवल विधानसभा में, अर्थात विधानसभा को राज्य वित्त आयोग पर, जो राज्य का वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, इस पर पूर्ण नियंत्रण है। इसे प्रस्तुत करने की जो एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है कि राज्यपाल की स्वीकृति से ही इसे विधानसभा में रखा जाएगा, और विधानसभा से पारित होने के बाद यह धन विधेयक विधान परिषद में पहुंचेगा, विधान परिषद में, और विधान परिषद क्या करेगी, मात्र 14 दिन तक रोक के रख सकती है। पास कर दिया तो ठीक है, अन्यथा विधानसभा वाले टकटकी लगाए बैठे रहेंगे। विधानसभा को मालूम है कि इनके पास कोई पावर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक रोक सकते हैं। 14 दिन के अंदर इस विधानसभा द्वारा ना स्वीकार होने के बाद भी धन विधेयक पारित मान लिया जाएगा। धन विधेयक स्वीकार हो गया। अब यहां से आपके दिमाग में प्रश्न उठा कि ये 14 दिन इनको मोहलत क्यों दी गई? भाई अगर इनकी कोई मान्य बातें नहीं है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करे, स्वीकार करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तब भी विधेयक पारित मान लिया जाएगा। तो इन्हें क्यों भेजा गया इनके पास कि आप 14 दिन तक इस पर विचार कर सकते हैं? इसलिए इस पर भेजा गया कि कम से कम विधान परिषद जो सदन हमारा है, अगर इसमें कुछ सुझाव दे जो कि विधानसभा को भी लगे कि हाँ यार ये तो सुझाव ठीक है, ये सुझाव हो अच्छी बात है, इसमें संशोधन होना चाहिए, तो विधानसभा उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर विधान परिषद कहती है कि इसमें आप संशोधन करिए और विधानसभा को लगे कि नहीं नहीं ये संशोधन ठीक नहीं, जैसा है वैसे ठीक है, तो ये कितने दिन तक रोक सकते हैं? मात्र 14 दिन तक ये रोक सकते हैं। ये विधान परिषद से पारित होने के बाद, विधानसभा से पारित होने के बाद ये राज्यपाल की स्वीकृति के लिए पहुंचता है, तो राज्यपाल इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही इसे विधानसभा में रखा गया है धन विधेयक को, तो राज्यपाल इसे स्वीकार कर लेंगे, इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन विधान परिषद और राज्यपाल के पास जब यह विधेयक जाता है तो इसमें विधानसभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके भेजता है। हस्ताक्षर युक्त विधेयक ही विधान परिषद और विधानसभा में जाते हैं। अभी पीछे ही पेपर में प्रश्न पूछा था कि जब धन विधेयक विधानसभा से पारित हो जाते हैं तो राज्यपाल या विधान परिषद में जब भेजा जाता है तो उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सदन का अध्यक्ष कौन होता है, सदन का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष के ही हस्ताक्षर से वो विधेयक सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी ने ये कहा कि भाई ये विधेयक प्रस्तुत करना है तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है, विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और विधानसभा धन विधेयक और वित्त विधेयक पर इसे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? तो इसके लिए अनुच्छेद 199 उल्लिखित किया गया। 199 का 4+4 उपबंध 4 उल्लिखित किया गया। क्या उल्लिखित किया गया? कि राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य हो, अगर उसने ये प्रश्न पूछ लिया, ये प्रश्न कर दिया कि ये वित्त विधेयक है, ये धन विधेयक है, धन से संबंधित विधेयक है या साधारण विधेयक है, तो इसका निर्णय कौन करेगा कि भाई धन वाला मामला है कि साधारण विधेयक का मामला है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निश्चय करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ही इसका फैसला करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है। और विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय दे दिया, ये निश्चय कर दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है और ये विधेयक साधारण विधेयक है। धन विधेयक का निर्णय करने का अधिकार, निश्चय करने का अधिकार किसे है? तो विधानसभा अध्यक्ष को है, और इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। भाई विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि धन विधेयक है तो धन विधेयक है, बात खत्म। और उसके बाद भी अगर धन विधेयक जो प्रस्तुत करने के पूर्व हमने प्रक्रिया को देख ही लिया, क्या क्या प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। हम देखते हैं कि इस राज्य विधानमंडल को और कौन सी शक्तियां प्राप्त है। जैसे हमने देखा कि इन्हें वित्त से संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं, संविधान में संशोधन की शक्तियां प्राप्त है,
हम देखते हैं अगली शक्ति है निर्वाचन की शक्ति प्राप्त है इन्हें। निर्वाचन की शक्ति अर्थात चुनाव में जो वोट पड़ते हैं, इलेक्शन में वोट डालने की जो शक्ति है, इन्हें कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदन, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति महोदय का जो निर्वाचन है, निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन के लिए जो गठित निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल है, गठित निर्वाचक मंडल है, उसके सदस्य होते हैं। भाई इसी के ये सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित जो निर्वाचक मंडल है उसमें विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वोट पड़ते हैं वो विधानसभा के सदस्य उसमें वोट डालते हैं, लेकिन निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। मनोनीत सदस्य क्यों नहीं? क्योंकि मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अब वो उन्हें ही मनोनीत करेगा जो उसके हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए संविधान में निर्माणकर्ताओं ने कहा कि भाई ऐसे कोई प्रावधान ही मत करिए कि संदेह बना रहे। इसलिए कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही लोग भागीदारी हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं जिन्हें जनता सीधे चुन के भेजती हो। तो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। साथ में और क्या होता है कि इन्हें विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचन से संबंधित और कौन सी शक्तियां प्राप्त है? ये विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, निर्वाचन करते हैं। विधानसभा क्या करती है? विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करती है। और इन्हें निर्वाचन से संबंधित क्या शक्तियां प्राप्त है विधानसभा को? विधानसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। ये भी शक्ति इसे निर्वाचन से संबंधित। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन करती है, निर्वाचित करती है। मनोनयन तो राज्यपाल करेगा, जो मनोनयन शब्द है, मनोनयन तो राज्यपाल करता है। ये अपने विधान परिषद का जो इसका दूसरा सदन है उसके 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करती है। साथ में अपने लिए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित करती है। अब भी राज्य विधानमंडल को कुछ अन्य शक्तियां प्राप्त है। अन्य शक्तियों में हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 169 पिछली क्लास में याद है आपको? बिल्कुल। अनुच्छेद 169 में क्या है कि विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले, क्या कर रहा है? उपस्थित, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। किस आशय का प्रस्ताव? कि विधान परिषद की स्थापना होगी या इसका उन्मूलन कर दिया जाए। विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन से संबंधित जो बातें थी अनुच्छेद 169 में उल्लिखित था। अनुच्छेद 169 में क्या है कि विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संसद से यह अनुरोध करे, संसद से यह कहे कि आप हमारे यहाँ विधान परिषद की स्थापना कर दीजिए, या ये कहे कि उन्मूलन कर दीजिए। जब विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करेगी तभी संसद उस पर कानून बना सकता है। तो यहां हमने क्या आपको बताया कि विधानसभा अगर चाहती है कि हमारे यहाँ विधान परिषद की स्थापना हो तो वह संसद से अनुरोध करेगी। अनुरोध कैसे करेगी? जो इनके कुल सदस्य हैं और वहां पे भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बनाने के लिए बाध्य है, कानून बनाएगी। कानून बनाने की क्या प्रक्रिया थी? हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा। एकदम नॉर्मल प्रक्रिया थी कि अगर विधानसभा ने
अनुरोध किया कि हमारे यहाँ विधान परिषद की स्थापना हो या हमारे यहाँ से विधान परिषद को हटाया जाए, तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से उसको बना सकती है। या इसे और कौन से अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 267 के 2 में। अनुच्छेद 267 में क्या है? जैसे मान लीजिए कोई कार्य चल रहा है, राज्य विधानमंडल कार्य करवा रहा है, जो विभाग है कार्य करवा रहा है, और कार्य करने में काफी समय लग गया। जैसे मान लीजिए एक अस्पताल का निर्माण हो रहा है या कॉलेज का निर्माण हो रहा है, टारगेट ये रखा गया, लक्ष्य ये रखा गया कि 1 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा, उसके लिए कहा गया कि इतने धन में ये हो जाएगा। लेकिन जब कार्य शुरू हुआ तो वो जो एक समय सीमा बंधी हुई थी कि इतने दरमियान हो जाएगा, अब समय थोड़ा सा बढ़ गया, कार्य उतने समय में पूरा नहीं हो पाया। अब जब समय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात धन भी की जरूरत पड़ेगी, पैसा भी एक्स्ट्रा लगेगा, अतिरिक्त पैसा लगेगा, तभी तो कार्य होगा। अब या हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी आकस्मिक एकाएक कार्य के लिए धन की जरूरत आ गई, तो धन कहां से आएगा? तो ये भी अनुच्छेद 267 के 2 में उल्लिखित किया गया कि राज्य विधानमंडल राज्य में आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है। आकस्मिक निधि होगी तभी तो धन दिया जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल राज्य में आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है, और इस आकस्मिक निधि का व्ययाधीन कौन होता है? राज्यपाल। आकस्मिक निधि पर व्ययाधीन का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है। तो विधानसभा आकस्मिक निधि की स्थापना कर रही है। इसके अलावा भी राज्य विधानमंडल को कुछ शक्तियां प्राप्त है। राज्य विधानमंडल को कौन सी अन्य शक्तियां प्राप्त है? जो ये राज्य विधानमंडल है, अगर इसे ये लगे कि जो हमारे सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल को अगर लगता है कि जो हमारे सदस्य हैं इसके विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, विशेषाधिकार को रोक रहा है कोई, सदस्यों के विशेषाधिकार को कोई रोक रहा है, सदस्यों के विशेषाधिकार को कोई रोक रहा है, सदन को क्या लगा कि जो हमारे सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार को कोई रोक रहा है या उन्मूलन कर रहा है या सदन का अपमान कर रहा है। कोई भी व्यक्ति है सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन कर रहा है या सदन का अपमान कर रहा है, तो राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है, यह पावर है, उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है। राज्य विधानमंडल तो उस व्यक्ति को दंडित करने का पूरा अधिकार उसे प्राप्त है कि वो उस व्यक्ति को जो सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन कर रहा है, विशेषाधिकार को मानने से इनकार कर रहा है या सदन का अपमान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का यह पावर दी गई संविधान के तहत कि उसे आप दंडित कर सकते हैं। लेकिन अब ये सदस्यों को ये ना लगे कि हम तो तानाशाह हो जाएंगे, हमारा तो विशेषाधिकार, हम कुछ भी कर लेंगे। यदि सदस्य भी सदन में अनुचित व्यवहार करते हैं, सदन में अनुचित व्यवहार करते हैं, तो राज्य विधानमंडल उन्हें सदन से निष्कासित कर सकता है या निलंबित कर सकती है। ये इसे पावर है। किसे पावर है? राज्य विधानमंडल को। राज्य विधानमंडल अगर उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन होता है या सदन का अपमान होता है तो किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती है। अगर उसके ही सदस्य, राज्य विधानमंडल के ही सदस्य सदन में अनुचित व्यवहार करें तो उन्हें निष्कासित कर सकती है, निलंबित कर सकती है। यह पावर राज्य विधानमंडल को है, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है। आज ही क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में जो प्रशासन है, संघ से संबंधित अर्थात केंद्र शासन का जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी शासन सत्ता कैसे चलती है या उनके शासन सत्ता का क्या प्राविधान है, क्या व्यवस्था है, जो उनका राज्य क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से प्रशासन चलता है, इस पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। वहां से भी काफी पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।